ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 21वीं कड़ी बुजुर्ग और बागवानी। आज के विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ उद्यान विज्ञानी डी बंसवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सांझला कौल और अशोक अग्रोही। नमस्कार। कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं मैं सांझला और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। मनुष्य स्वभाव से प्रकृति प्रेमी होता है। पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर नदियों की कल कल करती लहरों तक सभी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। वो पूरी प्रकृति को अपने आगोश में भर लेना चाहता है। उसके मन की भावनाएं मीलों तक फैली हरियाली से लेकर क्यारियों में महकते के बीच का ये जज्बाती एहसास ही हमें फूलों, पत्तों और हरियाली के बीच ले जाता है। जब हम उन तक नहीं पहुंच पाते तो बागबानी कर उन्हें अपने घर में बुला लेते हैं। उन्हें अपने घर की क्यारी में उगा लेते हैं। घर आंगन में खिले यही फूल हमारे वरिष्ठ नागरिकों के सुख दुख के साथी बनते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के आंगन में खुशियों के फूल खिलाने और बागवानी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बागवानी विशेषज्ञ श्री डी बंसवाल। इनसे आज हम अपने घर की बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे। श्री डी बंसवाल जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बंसवाल साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि बागवानी किसे कहते हैं और खेती और बागवानी में क्या फर्क होता है। जहाँ तक आपने बागवानी के बारे में बात की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है जी। हमारे यहाँ खेती को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया शब्द की जानकारी चाहिए है। बागवानी, खेती और बागवानी में बेसिक अंतर है। जहाँ पर हल चला जाए उसको खेती कहते हैं, और जहाँ पर सिर्फ खुरपी से, फावड़ा से, कुदाली से, कैंची से काम किया जाए उसे बागवानी कहते हैं। बागवानी में हल नहीं चलता, जबकि खेती में सारे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरूरी है कि ये जान लिया जाए कि बागवानी कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जो हमारी कृषि है, कृषि में बागवानी को एक अलग विषय दिया गया है और बागवानी के अंदर 3 चीजों का वर्गीकरण किया है जी। पहला किया है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है फल उत्पादन, जिसमें सिर्फ फलों की खेती की जाती है, उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। एक होता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब होता है जिसमें सब्जियां उगा जाए, सब्जी उगाने के काम को ओलेरीकल्चर कहते हैं। और एक होता है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फूलों की खेती करें और उसमें सभी तरह की अलग अलग खेतियां होती हैं। जहां तक और चीजें हैं वो उसके प्रदर्शन में या उसके साथ अलग जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये 3 ही वर्ग हैं खेती के अंदर। बाकी तो प्रोसेसिंग भी होती है और भी डिपार्टमेंट से और भी जानकारी है, लेकिन बागवानी में 3 चीजों की खेती को ही मुख्य बढ़ावा दिया जाता है। ये लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर क्या होता है? लैंडस्केपिंग में एक लेआउट बनाने का काम होता है, डिजाइन बनाने का काम होता है कि हमें बागीचा कैसे लगाना है, हमें गार्डनिंग कैसी करनी है, हमें उसका लेआउट कैसे तैयार करना है, उसमें हमने किन फूलों की, फलों की, सर्ब्स की, झाड़ियों की, पेड़ों की प्राथमिकता देनी है, हमारे वहां पर डिजाइन किस तरह होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। हमारे देश में मुगल गार्डन बहुत फेमस है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन मुगलों के नाम से नहीं है, मुगल शैली के द्वारा बना हुआ है, इसलिए उसको मुगल गार्डन कहते हैं। तो ये शैलियां हैं।
ब्रिटेन की अलग शैली है, मुगल का अलग शैली है, जिसका एक उदाहरण मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन है। ये तो बहुत लोकप्रिय है लोगों के बीच और देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। बड़ा आकर्षक है ये। अब जब बात ये चली है तो बंसवाल साहब, हम जानते हैं कि आज बागवानी दिन पर दिन बहुत लोकप्रिय होती जा रही है और बागवानी के नए नए रूप उभर कर आ रहे हैं। कई तो स्वरूप ऐसे हैं जिनके बारे में विश्वास नहीं होता। कई लोग पौधे उल्टे करके लटकाते उगाते हैं, कई लोग किसी और ढंग से, कई लोग पाइप में उगाते हैं, कई लोग उनको पानी में उगाते हैं। इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो हम उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह से पौधे उगाने में रुचि रखते हैं, उनके लिए आप किस तरह की जानकारी देना चाहेंगे? देखो, इस बारे में थोड़ी एक जानकारी पहले मैं आपको बता दूं। जी। फूल क्या देता है हमें? फूल हमें देता है खुशबू, और वो किससे निकालता है? जमीन के अंदर जो हमने कूड़ा फेंक दिया है, गोबर फेंका है, यानी सड़न को, बदबू को खत्म करके महक देता है। कितना बड़ा दर्शन है। उसमें आपको वातावरण ठीक करेगा, पर्यावरण ठीक करेगा। तो जो चीज हमारी खराब हो गई है वो मिट्टी में जाकर के वो ह्यूमस बन जाएगी, और ह्यूमस बनने के बाद वो पौधे उसको लेंगे, उसकी बदबू को, उसकी जो समाज के लिए, आस पड़ोस के लिए गंदी चीज है, उसकी सफाई हो जाती है, और जो वातावरण हम खराब कर देते हैं उसमें महक आने लगती है। तो हमारा फूलों का काम तो पहला यही है। अब कहा कि आधुनिकीकरण हुआ है और लोगों को जिज्ञासा हुई है, लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने चाहते हैं, बल्कि एक तो ये व्यवसाय हो गया है। और आपको बताएं, एक प्राचीन कहावत है, अगर आप जबान रहना चाहते हो तो माली बन जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका तात्पर्य समझे क्या हुआ? इस बात को विस्तार से बताइए। हाँ। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के श्रोता भी अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं। हाँ। हम ये चाहते हैं कि बागवानी को लेकर एक मन में उत्साह आए और वो बागवानी की ओर आकर्षित हों। आज के युग में आपने देखा होगा कि कहा योगा करो, दंड बैठक करो, नीचे बैठो, ऐसे करो। बागवानी ये काम खुद करा देती है। बहुत अच्छे। खुरपी लेके जब आप बैठोगे, अपनी क्यारी को आप गुड़ाई करोगे, उसमें पानी दोगे, गमले को ऊपर उठाओगे, धूप से लेकर के छाया में लाओगे, छाया से धूप में ले जाओगे, तो आपके सारे योगा हो जाएंगे, आपके इंटरेस्ट के साथ होंगे। आप इसमें दो अंतर हैं। दूसरा, जो भी व्यायाम करेंगे उसमें आपके मस्तिष्क में ये बात चली होती है कि यार मेरा आधा घंटा मैंने करना है, 10 मिनट मैंने करना है। लेकिन बागवानी 4 घंटे काम करा के भी आपको महसूस नहीं होने देगी कि मैं आपके शरीर से काम करा रही हूँ, और वो शरीर को फिट कर देगी। तो इसलिए अगर बागवानी से शौक रखते हैं, दुनिया में और भी है, सभी लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। कोई पशुओं को प्यार करता है, कोई और प्रकृति के साथ प्यार करता है, लेकिन बागवानी बहुत ही महत्वपूर्ण शौक है जो आपको, आपके मन को ही नहीं, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्लांट सबसे ज्यादा कीमती है, और प्लांट जीवंत है, उसमें जीवन है। अब बागवानी कई तरह की हुई है। अब तो इंडोर प्लांट भी लगाते हैं, जैसे आम लोग किसी कमरे में बैठे हैं, अब कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो इंडोर प्लांट जो लगाए जाते हैं उसका यही है कि पौधे की प्रकृति क्या है, कार्बन लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ऑक्सीजन उस कमरे में आए, हम स्वस्थ रहें, हमारे जो जरूरत है शरीर में ऑक्सीजन की, वो हमें मिले। आप अगर देखें तो 18 तत्वों की जरूरत पड़ती है हमें अपने शरीर के पोषण के लिए। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हवा से मिलते हैं, कुछ पानी से मिलते हैं, कुछ मिट्टी से मिलते हैं। लेकिन बागवानी एक ऐसा कंप्लीट फील्ड है जिसमें सारे तत्व मिलते हैं, फलों से, जूस से, फूलों से, पानी से। अगर प्रकृति के साथ रहोगे, बागवानी के साथ रहोगे तो स्वस्थ भी रहोगे। अगर मैं बीमार हुआ हूं तो मैंने हॉर्टिकल्चर में कहीं कमी की है, मैं प्रकृति के साथ नहीं रहा, मैंने फल नहीं खाया, मैंने जूस नहीं पिया, मैंने जो सब्जियां नहीं खाई। तो सब्जी हैं, फल हैं, ये जूस हैं, ये और भी जो दूसरे सूखी मेवाएं हैं, ये सब बागवानी ही देती है। बंसल साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे दिमाग में आता है जी कि बागवानी के लिए पौधों का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं। हर प्लांट हर जगह नहीं लग सकता, हर पौधे को अपने तरीके से आप नहीं चला सकते, क्योंकि ये नेचर का उत्पाद है। उसको वैसा ही जलवायु, वैसा ही माहौल,
अगर मिलेगा तो वो चलेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जो पौधे सूर्य की प्रकाश में उनको धूप दिखाना जरूरी होता है, अगर हम धूप नहीं दिखाएंगे तो पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। किससे? सूर्य के प्रकाश से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जब हम उसको सूर्य की धूप नहीं दिखाएंगे तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? उनकी पत्तियों से खाना नहीं बनेगा तो उनका विकास कैसे होगा? तो धूप वाले पौधे अलग हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको धूप की जरूरत नहीं है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पेड़ के नीचे लग सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो धूप आ जाएगी तो वहां नहीं चलेंगे। कुछ पौधों की खेती की जाती है। अब दो तरह की बातें हैं, आप खेती के लिए करना चाहते हैं या आप शौक के लिए करना चाहते हैं। आप किस तरह की खेती करना चाहते हैं, उसी तरह का चुनाव आपको करना पड़ेगा। बंसवाल जी, ये बताइए कि कुछ लोगों को शौक होता है इंडोर प्लांट्स का जी, तो उनको कौन से पौधे लगाने चाहिए? इंडोर प्लांट के लिए आजकल मनी प्लांट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसी क्रम में कई तरह की और वैरायटीज आती हैं। ये भी निर्भर करता है कि आपकी उपलब्धता कैसी है। इसके लिए आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, डीडीए की नर्सरी है, सीपीडब्ल्यूडी की नर्सरी है, सुंदर नर्सरी के नाम से जिसको जानते हैं, आप वहां जाइए। वहां जाने के बाद एक तो आप अपने प्रकृति के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक आपको चयन करें। फिर वहां पर स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो आपको बताएंगे कि मैडम ये चलेगा, आप कहाँ लगाओगे? आप बालकनी में लगाओगे, घर के अंदर लगाओगे? इंडोर प्लांट दोनों के हैं। आप बालकनी में लगाने वाले अलग होते हैं, घर के अंदर कमरे में लगाने वाले अलग होते हैं। बालकनी में बाहर की हवा आती है और कमरे में सिर्फ अंदर की हवा होती है। फिर भी कई बार उनको बाहर धूप भी दिखानी पड़ती है, उनकी देखरेख भी करनी पड़ती है। तो बहुत से प्लांट हैं इसके। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जैसे हमने इंडोर प्लांट्स लगाए जी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को देते हैं, तो अगर वो हमारे कमरे में है तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी उससे? नहीं, ये एक साइकोलॉजी है। जो रेशियो होता है जी, पौधे को न दिन का पता न रात का पता। जी, जी। वो तो लाइट में चलो ना, आपने लाइट ऑफ की है तब उसको है कि अंधेरा है, तब तो कार्बन देंगे। जब थोड़ी भी रोशनी होती है तो वो पौधे तो अपना चलता रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आपको ऑक्सीजन ही देता रहता है। और कुछ प्लांट तो हमारे, जैसे कि आप पीपल का पेड़ है, वो 24 आवर देता है। मैं वही चर्चा करना चाह रहा था कि पीपल के पेड़ के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों का अलग अलग विश्वास है और लोग इसके प्रति आकर्षित भी बहुत रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, पीपल के पेड़ की क्या खासियत होती है? पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीपल का पत्ता बहुत ही हल्का होता है। जरा भी हवा चलेगी वो हिल जाता है और हिलने से हवा का वेग बढ़ता है। सबसे पहला काम यह है। और पीपल का पेड़ बहुत छायादार होता है। पीपल का पेड़ के अंदर कुछ उसके प्राकृतिक गुण ऐसे होते हैं कि उसको कहीं पर भी जगह मिल जाए वो सर्वाइव कर जाएगा। उसको आपके देखने की जरूरत नहीं है, वो सर्वाइव कर जाएगा। और इसमें ऑक्सीजन का तो है, ऑक्सीजन तो आपको 24 आवर्स देगा, तो ये आप ले सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से बागवानी का क्या महत्व है? अगर हम आज की दृष्टि से देखें, सभी लोग यही ट्राई करते हैं कि भाई पौधे लगाओ, वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण का मतलब है कि जितनी हमारी इंडस्ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला है। इसको कम करने का एक ही तरीका है कि हम पौधे अधिक से अधिक लगाएं। और अगर हम बागीचे लगाएं जिससे डबल फायदा हो कि आप फल भी ले सकते हैं, आप फूल भी ले सकते हैं, आप इमारती लकड़ी भी ले सकते हैं, पर्यावरण आपका सुंदर भी रहेगा और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। और बल्कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सी जमीनें प्रिजर्व कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं कि आप वहां से फॉरेस्ट नहीं काटेंगे। इसके पीछे क्या है? पर्यावरण को संतुलन करने के लिए। अब तो शहरों में भी आप कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं और वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपनी बालकनियों में काफी अच्छे प्लांट लगाने लगे हैं। उनके सर्व्स जो बेल हैं वो बेलें चढ़ा लेते हैं, जिसको क्लेम्बर्स कहते हैं, झाड़ियां लगाते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर भी 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, जो एक तो सीजनल होते हैं, बरसात के अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। एक होते हैं जिनको हम परमानेंट लगा सकते हैं, जो साल 2 साल 4 साल 10 साल जितना है वो उनकी लाइफ में चलेगा। बंसवाल जी, हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम अपने श्रोताओं को अपने मेहमान की पसंद का कोई गीत सुनवाते हैं।
हम ये चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाया जाए। बताइए, आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? बात फूलों की हो रही है। जब बात फूलों की है तो एक बहुत ही लोकप्रिय गाना है और फिल्म थी बाजार, जिसमें फिर छिड़ी बात फूलों की। बहुत अच्छा गाना है जिसमें बात ही फूलों की। बहुत खूबसूरत। बागवानी विशेषज्ञ श्री डी बंसवाल, इनसे आज हम बागवानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने एक श्रोता का सवाल लेते हैं। बल्लभगढ़ हरियाणा से हमारे श्रोता रजनीकांत भाटी अपने घर में कुछ पौधे लगाना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे और कहां से की जाए। भाई रजनीकांत जी, बड़ी खुशी की बात है कि आप इसके प्रति शौक रखते हैं। मेरा आपको सुझाव है कि प्रदेश सरकार की तरफ, हरियाणा की तरफ से बागवानी के लिए नर्सरियां बनाई गई। आप किस तरह के पौधे लेना चाहते हैं, अगर आप उन नर्सरियों से वो पौधे लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पौधे, आपकी जमीन, आपके पास कितना क्षेत्रफल है,
आप किस इलाके में लगाना चाहते हैं, उसमें पानी के साधन क्या हैं, आप इसकी खेती के लिए करना चाहते हैं या फिर व्यापार के लिए करना चाहते हैं या शौक के लिए करना चाहते हैं। ये सारी जानकारी आपको नर्सरी पे मिलेगी। आप जाइएगा और ये आपको बल्लभगढ़ शहर के अंदर ही ये सब मिल जाएगा। वहाँ हरियाणा सरकार की नर्सरी है। बंसवाल जी, ये भी बता दीजिए कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बागवानी के लिए जो मिट्टी है जिसकी पीएच वैल्यू 7.5 होती है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। आपको पता है कि महाभारत काल में जो 5 गांव मांगे गए थे, वो 5 गांव यही थे। दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया अगर पीएच वैल्यू है तो ये गंगा यमुनी का जो मैदान है, इन्हीं गांव में है, जिसमें बागपत आता है, सोनीपत आता है, ये इसकी पीएच वैल्यू सबसे बढ़िया है। ये इनके लिए बहुत अच्छी जमीन है। यहाँ तो आप हर तरह की खेती, हर तरह की बागवानी, सब कुछ का, हर तरह के पशु पाल सकते हैं। और यही संपन्न इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का। ये इलाका ये पहले से ही इतना लोकप्रिय रहा है। क्यों? कि यहाँ का उत्पादन आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए सभी लोगों का आकर्षण यही रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है? भूमि, और भूमि में पीएच वैल्यू 7.5 होना। अच्छा, आप जो अपने घर में शुरू करना चाहते हैं, उन्हें शुरू में कौन कौन से औजार लें कि उनका बागवानी का काम चल निकले? ज्यादा लंबी खेती नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम घर में छोटा गमलों में कुछ उगाना चाहते हैं, तो कौन कौन से औजार लेने पड़ेंगे? वैसे देखो, इसमें ज्यादा कोई खर्च करने की तो आवश्यकता है नहीं। थोड़ी खाद रखें, थोड़ा आप खुरपी वगैरह रखें छोटी, और बाकी उसी से काम चल जाता है। और इसकी में देख रेख की आवश्यकता और पानी देने की जरूरत होती है, और पानी के लिए कोई छोटा हजारा वगैरह ले सकते हैं। वैसे इन ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। वैसे बंसवाल साहब, आज के बदलते माहौल में लोगों की सोच में बहुत बदलाव आ रहा है जी। हमारे एक परिचित युवक IIT से इंजीनियरिंग करके गांव में आकर सब्जियां उगाकर उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बागवानी अब केवल शौक नहीं, ये एक अच्छा व्यवसाय भी बन गया है जी। और रही बात ये कि बागवानी के साथ भावनाओं के जुड़ने की, तो बागवानी का अनुभव रखने वाले हमारे एक प्रबुद्ध श्रोता ने लिखा है कि बागवानी हमें जीवन में श्रम करने के बाद धैर्य के साथ उसके फल की प्रतीक्षा करना सिखाती है। ये हमें प्रकृति और उसके नियमों का सम्मान करना भी सिखाती है। जी। घरों में लगे ये फूल पौधे कई कलाकारों और साहित्यकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनते हैं। हमारे साथी अशोक अग्रोही जी ने भी इसी प्रत्यक्ष में एक कविता लिखी है। मैं अग्रोही जी से कहूंगी कि वे हमारे श्रोताओं को भी वो कविता सुनाएं। सांजला जी, यूं तो कली और कांटा दोनों एक डाली पर पैदा होते हैं, लेकिन इसे विधि की विडंबना ही कहा जाएगा कि फूल देवों के चरणों में चढ़ाया जाता है और कांटा सभी से तिरस्कार पाता है। कांटा कली से कहता है, ए कली तू न जा ये चमन छोड़कर, एक कांटे का शीशाए दिल तोड़कर, तेरे साए में मैं गुल खिलाता रहा, मैं तो कांटा ही था, मैं तो कांटा रहा। प्यार किस्मत में मेरी लिखा ही नहीं, फूल से गर गले लग गया भी कहीं, उसके सीने में नश्तर चुभाता रहा, मैं तो कांटा ही था, मैं तो कांटा रहा। जानता हूं तू सेहरे में सज जाएगी, गजरा बन गे सुओं में महक जाएगी, हर कली से यूं धोखा मैं खाता रहा, मैं तो कांटा ही था, मैं तो कांटा रहा। मैं जीऊं या मरूं तू तो आबाद हो, बेड़ियां हैं मुझे तू तो आजाद हो, जख्म सीने में ले मुस्कुराता रहा, मैं तो कांटा ही था, मैं तो कांटा रहा। बहुत खूब। बंसवाल जी, आपसे चर्चा करके बहुत आनंद आया। आपने हमारे श्रोताओं को बागवानी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपसे विदा लेने से पहले श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाया जाए। चलते चलते आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? श्रोताओं की जो बगिया है वो हमेशा महकती रहे, और इसलिए हम यहाँ आप सभी इकट्ठे हुए। श्रोताओं का मेरा तेरा सपना हमेशा जागृत रहे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि तेरे मेरे सपने फिल्म का गाना बगिया महकेगी, और हमारा इस तरह से प्रोग्राम महकता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ यही सुनना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेगी।
अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ बागवानी विशेषज्ञ श्री डी बंसवाल और इनसे हम घर की बागवानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले अंक में एक और विषय पर कुछ उपयोगी जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगो वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी महकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम सब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई भी तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम सब और बंधेंगे, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा रातों का चांद सितारा, मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा, दिन का वो सूरज होगा रातों का चांद सितारा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी महकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया। अभी आप सुन रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 21वीं कड़ी बुजुर्ग और बागवानी। आज के विशेषज्ञ थे वरिष्ठ उद्यान विज्ञानी डी बंसवाल। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे सांझला कौल और अशोक अग्रोही। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।